पंडित है या वहाँ का केयर टेकर है जो भी है, वो मेरे पास आया। उसने मुझसे एक अजीब बात की। उसने मुझे बोला कि तू इतने नसीब वाला है, तूने वो चीज़ देख ली है जिसको देखने के लिए मैं तरसता था और तुम्हारे बहाने उस चीज़ को मैंने देख लिया। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर आशी डेली व्लॉग्स। और जिन स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक है? ज़बरदस्त, सब खैर है। चलो भाई ज़बरदस्त। आज फिर हम लोग एक और डबल स्टोरी रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप लोगों के लिए, क्योंकि रमज़ान भी है, लॉकडाउन भी चल रहा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज़ पेश करें। मसले होते हैं, परेशानियाँ होती हैं। इस स्टूडियो में मैं रिकॉर्ड करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, लेकिन डॉक्टर काशिफ ने बोला नहीं, कुछ भी नहीं है, सब सेट है, सब खैर है। ये होती हैं चीज़ें। देखें, हर जगह कुछ ना कुछ मसले होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस स्टूडियो में ये चीज़ें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आशी को मैंने बड़ा कन्विंस किया है, क्योंकि इसने कसम खा ली थी कि मैं इस स्टूडियो में नहीं आऊँगा। भाई ये इसका यहाँ पर घर भी है, स्टूडियो भी है। मैं नहीं चाहता कि ये किसी चीज़ को लेके भी इतना कॉन्शियस हो जाए कि वो उस जगह पे बैठना छोड़ दे। तो चीज़ें मैंने इससे भी यही कहा कि मेरे साथ होती हैं, आप इस चीज़ को परेशान ना हो। जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो इसे पता है और उस चीज़ों को हम छेड़ते भी नहीं हैं। तो वो अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे। इंसिडेंट्स होते हैं, कभी कभार हो जाते हैं, लेकिन उनको देख के अगर हम डरना शुरू कर देंगे और हम बैक स्टेप हो जाएंगे तो वो चीज़ें और हमें डराएंगी। तो हमें अपने नर्व्स पर काबू रखना है। बिल्कुल। तो जिन स्टोरीज 23 में ये सीन हुआ था, सोफ़ा लिफ्ट हुआ था, ये हमारा वाला। तो अब आप लोगों का यही सवाल था कि ये सोफ़ा लिफ्ट वाला सीन क्या था और ये हमें आप बताइए, इसको क्लियरिफाई कीजिए। तो हमने जो लाइव सेशन किया है अब से थोड़ी देर पहले, तो वो जो लाइव सेशन हमने किया था उसमें हमने ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखी हैं। अगर आप लोगों ने वो लाइव सेशन मिस किया तो उसमें बिल्कुल देख लीजिएगा आप। हमने यहाँ से कैमरा उठाई है और फिर वहाँ तक गए हैं और उसके बाद हमने वो सारा सीन दिखाया है कि पीछे सोफ़ा के पास कितना स्पेस है, और सारी सीन्स हमने उसमें लाइव सेशन में क्लियर की हैं। आशी, लोग कहते हैं कि यार आप ये जिन स्टोरीज़ करते हैं और आप लोगों को इसमें नुकसान भी होता है, फ़ायदा। देखिए, हम अपने नुकसान और फ़ायदे के लिए ये काम नहीं कर रहे। हम ये स्टोरीज़ इसलिए शेयर कर रहे हैं आपसे। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें इतने गट्स होते हैं कि वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। वो इतनी करेज रखते हैं कि हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। लाइव सेशन में हमारी एक बहन ने हमें जैसे कॉल की थी और उसने हमें बताया जो कुछ उसने जो है वो एक्सपीरियंस किया चीज़ें। बेसिकली वो एक सिंगल मदर है, उसके अंदर भी इतनी करेज है कि उसने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। प्लस में मैं सलाम करता हूँ उसको कि सिंगल मदर होते हुए उसने अपनी 3 बेटियों का ब्रॉटअप किया, बड़ा अच्छा ब्रॉटअप किया होगा ऑब्वियसली। और उसके अंदर भी इतने पावर है, इतना करेज है कि वो शेयर कर सकती थी। तो उसी तरीके से मैं भी, आशी भी, हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो हमारे साथ होता है। और सोफ़ा वाला इंसिडेंट भी आप लोगों के सामने है, कोई दूर की बात ही नहीं है। एग्जैक्टली। वैसे भी अच्छा, वो जो बहन ने कॉल की उसने बताया था कि उसकी 3 बेटियाँ? हाँ, उसने बताया था। अच्छा, खैर मैंने शायद वो बात मिस कर दी थी। वेल, थम्स अप। और बहुत मुश्किल होता है, मतलब एज अ सिंगल पेरेंट, मतलब अगर हम माँ बाप भी साथ हो और तब भी बच्चों को ब्रॉटअप करना कितना मुश्किल होता है। खैर, थम्स अप भाई, ज़बरदस्त। और वैसे ये बात बताने का मकसद ये है कि अक्सर लोग हमें ये कहते हैं कि काशिफ भाई इतने व्यूज़ नहीं आते हैं, इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं आपके। भाई देखें, मैंने अपने चैनल का मोटिव यही रखा हुआ है कि वी आर नॉट व्लॉगिंग फॉर व्यूज़। हम व्लॉग कर रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए। हम एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है हम अपने तक रख कर और उसको दफना क्यों दें, क्यों ना ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। देखिए, इसी बात से मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन है, उसका नाम है ताज सुल्ताना। बेसिकली वो पाकिस्तान बॉर्न है और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया में पली बड़ी। उसके साथ कोई इंसिडेंट हो गया था, वो कोमा में चली गई थी और वो काफ़ी लंबा अर्सा कोमा में रही। और वो जब कोमा से वापस आई तो उसने कहा कि मैंने इस दौर में, कोमा जितना अरसा में कोमा में थी,
मैं सब सुनती थी, मैं सब समझ सकती थी। मैंने बेसिकली एक मौत और ज़िंदगी के बीच का फेज़ देखा है, ठीक है, और मैं उस मौत से होकर आई हूँ। उसके बाद क्या हुआ, उस लड़की ने अपने आप को एक दुनियावी चीज़ों से हटा दिया। मतलब पहले वो वीड भी लेती थी, ड्रग्स लेती थी, सब कुछ करती थी, सब ख़त्म कर दिया। वो बहुत अच्छी म्यूजिशियन है। अब वो परफॉर्म करती है तो वो अपने लिए करती है और व्यूअर्स के लिए। लाइक उसके अंदर ये नहीं होता कि जी मैं ये म्यूज़िक करूँगी तो मुझे इतना पैसा अर्न होगा, मैं नहीं। वो जब वो म्यूज़िक परफॉर्म करती है, जब वो स्टेज पर होती है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मर है। वो गिटार्स भी खुद कर रही होती है, वो ड्रम पैड्स भी खुद कर रही होती है, सब इंस्ट्रूमेंट सब आप उसको सर्च कर सकते हैं। उसका नाम है ताज सुल्ताना। बहरहाल ये इसलिए बताने का मकसद था कि हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए पैसे की ज़रूरत सबको होती है, लेकिन इन चीज़ों से हमें कोई ख़ास अर्निंग नहीं होती, ठीक है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करता हूँ आप लोगों से क्योंकि मुझे पता है कि मेरी तरह के इतने बहुत से लोग हैं जो इन सारी चीज़ों को देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, और वो कमेंट्स में हमें बताते हैं अपने एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही है। वेल डॉक्टर काशिफ, मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी बात हो गई हमारी। बिल्कुल, आते हैं स्ट्रेट अवे जिन स्टोरीज़ पर। और आज जिन स्टोरीज़ के बाद एंड में एक बहुत ही कमाल हमें एक स्टोरी भेजी है कूंज ने। वो स्टोरी हमने उनसे कंसेंट भी लिया है, ओके टेक हो चुका है। वो स्टोरी हम अपने ब्लॉग में शेयर करेंगे आज एंड में। लेकिन बिलीव मी, उस बंदी ने बहुत कमाल ऑडियो रिकॉर्ड करके और हमें भेजा है। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। मतलब मैंने वो स्टोरी एंड तक बड़े सुकून के साथ बैठ के सुनी है, कहीं पर भी मेरा दिमाग डाइवर्ट नहीं हुआ है। तो डॉक्टर काशिफ की तरह उस लड़की में भी जादू है। हाँ, वो स्टोरी मैं तेरे को सुनाता हूँ। ओके, आज बता अपनी स्टोरी कौन सी सुनाने जा रहा है। देखो, मैं कुछ अर्सा पहले, कुछ अरसे से मुराद कोई 4-5 साल पहले, मैं गया था बलूचिस्तान का एक एरिया है कुन मलीर। हाँ हाँ, आजकल बड़े इस पर व्लॉग्स भी बन रहे हैं शायद, ठीक है। और कुन मलीर का रास्ता कराची से लेके उस जगह तक का रास्ता, वहाँ पे एक एरिया आता है बेला के नाम से। अच्छा। बेला तक मोबाइल सिग्नल्स आते हैं, उसके बाद मोबाइल सिग्नल्स आप पे चले जाते हैं, और फिर आगे तक कोई मोबाइल सिग्नल नहीं है। जो गया होगा उसको पता होगा, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे 3-4 जगह हैं, ऐसे स्पॉट्स हैं जो घूमने के हैं। एक तो कुन मलीर है जो बीच है, प्रिंसेस ऑफ होप है, और उसके बाद एक और जगह है हिंगोल नेशनल पार्क। हिंगोल नेशनल पार्क, और उसके बाद आगे है इंडियंस जो हमारे वो पार्क के अंदर से ही रास्ता जाता है। रानी माता का मंदिर है वहाँ पे, हिंगलाज का मंदिर। हाँ, और हिंगलाज का ही जंगल है वो बेसिकली, और वो इतना पुराना मंदिर है कि आपकी सोच है। हिंगलाज का मंदिर, इसकी एक बहुत स्टोरीज है। जो हिंदू कम्युनिटी है वो इसको बहुत मतलब रुतबे के साथ, अकीदत के साथ उसको मानते हैं। वो हिंगलाज का मंदिर जो कि पाकिस्तान में अक्सर फिल्मों में भी आपको सुनने में आएगा कि हिंगलाज का मंदिर जो है उसकी यात्रा करनी है पाकिस्तान में, तो वो हिंगलाज का मंदिर उसी जगह पर है, कुंड मलीर के पास। जी, अब उस सारी जगहों से मिलता मतलब एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। अच्छा, तो वहाँ से होकर आया? मैं वहाँ से मैं उस मंदिर से भी होकर आया हूँ। हम लोग इंशाल्लाह ताला वहाँ पे व्लॉग करने का भी प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी, लेकिन वहाँ की परमिशंस लेना बहुत, वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल तो है, लेकिन साथ में वहाँ पे रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं मिलती। तो वहाँ की परमिशन जैसे हमारे पास से क्लियर हो जाएंगी तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे भी हम ज़रूर जाएंगे। जी, अच्छा, हुआ ये कि हम यहाँ से दोस्त 3-4 निकले अपनी गाड़ी में, और हम निकले तकरीबन सुबह के 4 बजे। यहाँ से 4 बजे निकलने के बाद हम वहाँ पहुँचे, तकरीबन कोई 4-5 घंटे लग गए हमें, क्योंकि हम भगाते हुए गए और रोड खाली थे। बेला तक तो थोड़ा बहुत रश मिला, लेकिन उसके बाद हमें तकरीबन 2 घंटे और लगे। बेला से आगे 2-3 घंटे और लग गए थे। सबसे पहले गए हम कुन मलीर जो बीच है, बिल्कुल वहाँ पे सेट रहा, कोई मसला नहीं था, बहुत नॉर्मल था, अच्छी जगह थी। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम जाते हैं, ये तो होता रहता है, ठीक है, हम जाते हैं प्रिंसेस ऑफ होप। प्रिंसेस ऑफ होप की तरफ जैसे ही हमने जाना शुरू किया, मेरी तबीयत में एक बिगाड़ आना शुरू हुआ।
ओके, मतलब तुझे साइंस मिलना साइंस मिलना शुरू हो गए कि यार इस तरफ नहीं जाना। मैंने दोस्तों को बोला यार एक काम करते हैं, यहाँ नहीं चलते हम डायरेक्ट चलते हैं हिंगोल नेशनल पार्क। उन्होंने बोला नहीं नहीं यार अब आए हैं तो यहाँ से होते हुए फिर हम आराम से वहाँ निकलेंगे। मैंने कहा ठीक है। हम प्रिंसेस ऑफ होप की तरफ, वहाँ पर है मट्टी के पहाड़ सारे। अच्छा, ठीक है, मतलब प्रिंसेस ऑफ होप पर। हाँ मतलब वैसे ही कुनमली और ये सारा मट्टी के पहाड़ है। मैं आपको फ़ोटो शेयर करूँगा। ओके। तो जब हम प्रिंसेस ऑफ होप पर पहुँचे तो वहाँ पे मैंने देखा कि जिस तरह मिस्र में बने हुए हैं हाँ, पिरामिड्स, लेकिन वो पिरामिड्स नहीं, वो एक औरत है और जो शेर की तरह और इस तरह की कोई ना, तो वो प्रिंसेस होप बेसिकली उसको प्रिंसेस ऑफ होप का नाम क्यों दिया गया, वो मट्टी से एक औरत इस तरह से कैसे बन गई, मतलब ये किसी को भी नहीं पता। एक कुदरती एक नेचुरल चीज़ जो वहाँ पे बनी हुई है वो इस तरह से बनी हुई है। अच्छा। जब हम प्रिंसेस ऑफ होप पर गए और वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ लेना शुरू किए, मुझे और लोगों का तो नहीं पता, उस वक्त तो हमारे पास मोबाइल में फ़ोटोज़ आ गए थे, लेकिन हम जो 4 दोस्त थे, हम जब घर आए थे तो वो सारे फ़ोटोज़ किसी के पास भी नहीं थे। मतलब डिलीट हो गए थे, फाइल ही नहीं थी। अच्छा। मुझे नहीं पता और लोगों के साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ उस पूरे टाइम के बीच में हमारे साथ क्या हुआ था। ओके। हुआ ये कि जब हम वहाँ पहुँचे, सबसे पहले हमारी गाड़ी ने जवाब दे दिया। ओके, मतलब ख़राब हो गई। ख़राब हो गई। ओके। अब मसला वहाँ पर यह है कि आपको कोई भी बंदा नहीं मिलता। कोई मतलब आपके साथ अगर कोई बड़ी कोई वेन और इस तरह की और टूरिस्ट है तो ठीक है, अगर आप अकेले हैं तो समझो आपका काम उतर गया। ठीक, कोई हेल्प नहीं है, मोबाइल नहीं चलता, कोई मैकेनिक, कोई शॉप, कोई होटल, कुछ नहीं। अच्छा, मोबाइल फ़ोन्स भी वहाँ काम नहीं करते? कुछ नहीं करते। ओके। हुआ ये कि गाड़ी हमने, क्योंकि वो उसी जगह पे बंद हुई, तो हमने कहा यार इसको हो सकता है हीटअप हो गई हो, इतना लंबा ट्रैवल है, इसको छोड़ देते हैं, ठंडी हो जाएगी, वापसी में स्टार्ट हो जाएगी, हम जब तक अपनी जगह घूम लेते हैं। अब हम निकल गए पहाड़ों में फ़ोटोज़ लेने और जगहें देखनी इस तरह से। जब एग्जैक्ट उस लोकेशन पर पहुंचा मैं, प्रिंसेस ऑफ होप की, ठीक है, मुझे वहाँ पे इतने लाइक 3 इंच 4 इंच के लोग मिले। अच्छा। 3-4 इंच के, उनमें औरतें भी, बूढ़े भी, बुज़ुर्ग, बड़े, जवान, सब। लेकिन कहाँ? प्रिंसेस ऑफ होप एक पहाड़ पे ऐसे बनी हुई है, उसके बैक साइड पे अलग अलग पहाड़ बने हुए हैं। उधर बीच में मेरे दोस्तों को नज़र नहीं आए, लेकिन मुझे समझ आ गई बात कि क्या चीज़ें, क्योंकि 4 इंच का इंसान नॉर्मल तो हो नहीं सकता। ठीक हो गया। और उनकी, जब वो चलते थे, उनकी स्पीड इतनी होती थी कि वो एक पलक झपकते ही गायब हो जाते थे। ओके। लाइक मैंने उनमें कितने ऐसे देखे जो सेकंड्स के अंदर पहाड़ पर चढ़ रहे थे। ठीक है। यहाँ खड़ा है बंदा कोई और यूं पहाड़ पर, मतलब इतनी स्पीड उनकी थी वहाँ पर। लेकिन वो सब प्रिंसेस ऑफ होप की इबादत कर रहे थे। अच्छा, वो कैसे, तूने कुछ देखा उसमें? हाँ, क्योंकि वहाँ से पहाड़ पे जो जाते थे वो पहले सजदा करते थे प्रिंसेस ऑफ होप पर, और फिर ऊपर की तरफ भागते थे पहाड़ पर। मुझे नहीं पता और कितने लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं, मैंने ये चीज़ देखी है। भाई अगर किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस मतलब फील किया है तो ज़रूर अपने कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और वो वहाँ की मट्टी खाते हैं। ओके। अब वो ऑब्वियस सी बात है
3-4 इंच का इंसान, आम इंसान तो हो नहीं सकता, वो जिन्नात में से ही कोई मखलूक होगी जो वहाँ पर है। और क्योंकि प्रिंसेस ऑफ होप की कोई हिस्ट्री नहीं है, किसने बनाया, कैसे बनाया, लेकिन इतना पता है कि कुदरती बना हुआ है। जब कुदरती बना हुआ है तो इसका मकसद ये है कि इसके पीछे कोई ना कोई राज, कोई ना कोई मिस्ट्री है। अच्छा, वो बना कुदरती है सारा? कुदरती बना हुआ है। अच्छा, उस पूरी एरिया के लिए ये मशहूर है कि वहाँ पे कोई देव भी होते थे। और वहाँ पे क्योंकि वो गुंजान इलाका है, कहते हैं गुंजान नहीं, उसके लिए क्या, जो सुनसान एक बयाबान पहाड़, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे ऐसी मखलूक होती हैं। ठीक, उनकी वो जो इबादत थी, वो जो उस एक मखसूस जगह पे वो सजदा करके और सेकंडों में ऊपर पहाड़ पर भागते थे, तो उस पहाड़ पर ऐसा क्या था? क्या उनकी रिहाइश थी या वो कहीं और से, क्योंकि अगर वो इतनी स्पीड में ट्रेवल कर रहे हैं तो वो क्या उस पहाड़ पर रहते थे या किसी बड़े डिस्टेंस से वो ट्रेवल करके आते थे सिर्फ उसको सजदा करने के लिए? कुछ भी हो सकता है। अगर वो 1 मिनट के लिए ट्रेवल करे, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो सेकंड में पहाड़ चढ़ जाए तो 1 मिनट के अंदर वो घंटों का फासला तय कर सकता है। ट्रू, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर वो 1 दिन ट्रेवल कर कर आते होंगे तो सोच लें कि वो दुनिया के किस कोने से आते होंगे और इस तक आके अपनी इबादत करते होंगे। क्योंकि जिन्नात में भी अलग धर्म, अलग मज़हब, अलग जो है फ़िरके, ये सब होते हैं। यहाँ तक कि जिन्नात में सहाबा भी होते हैं। तो इस तरह की एक चीज़ मैंने प्रिंसेस ऑफ होप पर देखी। ये तो मैंने देखी वहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने हिंगोल पार्क में और उस मंदिर के पास क्या देखा। क्या देखा, जल्दी बता, सस्पेंस क्रिएट कर रहा है यार। हिंगोल पार्क के जब वहाँ से हम गुजरे, गाड़ी इजीली स्टार्ट हो गई। ओके, ठीक है, मतलब कि गाड़ी हीटअप हो गई थी, पॉसिबल है। गाड़ी इजीली स्टार्ट हो गई, हमने वहाँ से वापस रास्ता लिया और हम चले गए हिंगोल। बहरहाल हिंगोल के पहाड़ और हिंगोल का जंगल सुना है कि बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन देखा भी मैंने। अच्छा। सबसे पहले तो वहाँ पे जानवर ऐसे हैं कि चीता भी है, हिरन भी है, और मतलब बहुत से जानवर हैं। ठीक, मगरमच्छ तक है, क्योंकि नीचे एक नदी की तरह की बह रही है, वहाँ पे मगरमच्छ भी हैं। ये तो रहे जानवर, लेकिन वहाँ पे और भी मखलूक है। अच्छा, सुनसान इलाका है तो शायद जंगलात हैं। हाँ, तो बहुत होंगी फिर। मैंने एक ऐसा गिरोह देखा जिनके 2 सर थे। ठीक हो गया। 2 सर थे और वो कोई 100-150 जंगलात से पैदल जा रहे थे। और जब मेरी उनसे नज़र हटी और हम जब मंदिर पर पहुँचे तो वो गिरोह जिनको हम क्रॉस करके आगे बढ़े थे, वो हमसे पहले उस मंदिर में मौजूद थे। ओके, अच्छा। फिर मैं किसी मज़हब के लिए कोई बात नहीं कर रहा, मैं वो चीज़, इसको मज़हब पे नहीं लेके जाना प्लीज़ कोई भी। हर मज़हब में, हर धर्म में ये चीज़ें होती हैं। ठीक, उनमें जो गिरोह में जो मर्द थे या जो औरतें थी, जितने भी थे, उनके 2 सर थे। नॉर्मल शक्ल थी, कोई उसमें मुझे कोई ऐसी खौफनाक शक्लें मुझे नज़र नहीं आई। लेकिन उस पर चेंजिंग ये थी कि 2 सर 2 सर थे, लेकिन उनमें औरतें जो थीं, उनके पाँव इस तरह से एक टांग से
3 पाँव निकले हुए थे। अच्छा, एक पैर की जगह पर 3 पैर? 3 पाँव थे। एक टांग में 3 पैर? दो टांगों में 6 पैर। ठीक है। और उनको मैंने वहाँ पे उस मंदिर पे अपनी इबादत, उनकी इबादत करते देखा। हम अंदर गए। जब हम वहाँ पे फ़ोटोज़ खींच रहे थे तो उनमें से मेरी बात हुई एक औरत से, और उसने मुझे सबसे पहले ये कहा कि तुम मुस्लिम हो और मंदिर में आए हो। तो मैंने कहा कि हम इस तरीके से आए हैं, दोस्त थे, घूमने फिरने के हिसाब से जो हम। तो कहने लगी कि तुम डरते नहीं? मैंने कहा मैं डरा हुआ हूँ। ओके, फिर जब मैंने उसे कहा कि मैं डरा हुआ हूँ तो जो 2 सर थे वो यूँ हो के एक हो गया। 6 ये औरतों के भी 2 सर थे? हाँ, ठीक है। सबके जो 6 पाँव थे वो नॉर्मल 2 पाँव हो गए। तो कहने लगी कि अब डरोगे? मैंने कहा मैं पहले भी डर रहा था, मैं अभी भी डर रहा हूँ। ओके। उसने मुझे वो प्रसाद देते, उसने मुझे एक चीज़ दी मीठी। कहने लगी कि ये ले। अच्छा, मेरे दोस्त फ़ोटो खींच रहे हैं। एक मुझे दोस्त बड़ा हैरानगी से देख रहा है कि ये हो क्या रहा है, कि अगर मैं अपने मुंह बैठ के बातें करूंगा और कुछ एबनॉर्मल बिहेव करूंगा तो आशी भी नोट कर लेगा। जैसे एक हमने ऊपर छत पे एपिसोड रिकॉर्ड की, उसमें आशी ने बोला तुम हवास भागता थे, तो हाँ मैं उस वक्त हवास भागता था, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ पे ऐसी देखी जो मैंने उस वक्त आशी को भी नहीं बताई। खैर वो एक अलग बात है, मैं नहीं छेड़ना चाहता उस चीज़ को। ठीक है। तो उसने मुझे वो जो प्रसाद वरसाद जो उनका मीठा मीठा एक चीज़ होती है वो उन्होंने मुझे दिया। कहने लगी कि तुम्हारे साथ ऐसी इतनी चीज़ें हैं जो ना चाहते हुए भी तुम्हारे साथ लग जाती हैं। ओके। और यूं समझ लो कि मैं भी तुम्हारे साथ लगती हूँ। अच्छा, फिर बहरहाल जब उसने ये बात की कि मैं भी तुम्हारे साथ लग गई हूँ, तो मैंने उसको बोला कि यार मैं पहले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में हूँ और मैं इस वक्त मुझे डर लग रहा है। ये कहने की देर थी, वो जितना भी गुरोह था सब गायब। अच्छा, वो सिर्फ तुझे दिखाई के लिए आया था? नहीं, प्रसाद के लिए आया? नहीं, उन्होंने अपनी इबादत कर ली होगी। लेकिन जब उस औरत को मैंने ये बोला कि मैं डर रहा हूँ, तो शायद उनकी आपस में कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी कि वो चीज़ें गायब हो गई। वहाँ का एक पंडित है, वो पंडित मेरे पास आया, पंडित है या वहाँ का केयर टेकर है जो भी है, वो मेरे पास आया। उसने मुझसे एक अजीब बात की। उसने मुझे बोला कि तू इतने नसीब वाला है, तूने वो चीज़ देख ली है जिसको देखने के लिए मैं तरसता था और तुम्हारे बहाने उस चीज़ को मैंने देख लिया। बोला मैं इस मंदिर में 60 साल से बैठा हूँ, मैंने ये किस्सा सुना था, लेकिन तुम आए हो तो मैंने आज उस चीज़ का दीदार किया। क्या बात है यार, क्या था उसने पंडित ने बताया आखिर ये क्या चीज़ है? कह रहा ये हमारे रिलीजन में, मैं किसी के रिलीजन में, मैं उस पंडित की बात बता रहा हूँ, हमारे रिलीजन में हम इसे एक वेल विश या खुशकिस्मती के तौर पे उसको लेते हैं। अच्छा अच्छा। इस तरह की कोई चीज़ अगर आपके पास आती है, और मैं इस चीज़ को देखना चाह रहा था क्योंकि मैंने बहुत सुना था, लेकिन मैंने ज़िंदगी में अपनी यहाँ लगा दी, मैंने देखा नहीं। आपके आने के बाद मैंने आपको देखा उनसे बात करते। ओके, फिर तुझे उसके बाद कोई खुशनसीबी मिली?
ओके। उसके बाद मुझे खुश नसीबी तो अल्लाह का शुक्र है, खुश नसीब तो हम सब हैं, अल्लाह ने नसीब सबके अच्छे ही लिखे हुए हैं, हमारे अमाल होते हैं जो ख़राब करते हैं। टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। हाँ। उसके बाद हुआ ये कि मैं जब वापस आया, अबे भाई वहाँ से आया सवाल ना। आप मुझे बता कि उसके बाद तुझे गुड न्यूज़ कोई मिली? यार छोड़ना, बता दे, थोड़ा सा छोड़, थोड़ा सा, इतना सा बता दे बस। नहीं छोड़। तो चलो। भाई खुशकिस्मती ये मिली कि मेरी जॉब किसी अच्छी जगह पे लग गई थी, मतलब ये और वहाँ handsome पर package। और वहाँ पर भी कांड हुए थे तेरे साथ? हाँ वहाँ पर भी कांड हुए थे मेरे साथ। हाँ, तो हाँ, जिस जगह पर ज़्यादा वहाँ कांड होते हैं। कांड होते, कांड हर जगह होते हैं यार, इसमें क्या है। अच्छा, फिर मैं वापस आ गया घर पर, तो मेरे घर पर, अच्छा तब मैं जो जहाँ पे अभी रह रहा हूँ वहाँ नहीं रहता था, कहीं और रहता था। तो उस घर में जब मैं घुसा सुबह, मतलब दूसरे दिन हमारी वो हो गई, पूरी टाइम गुजर गया, तो मेरे ख्याल से रात के 12:30-1 बज रहे थे जब हम वापस आए। ओके। मट्टी के पाँव थे, तेरे घर वही में? हाँ 6 पाँव जो मैंने देखे थे, और बाकायदा यूँ जिस तरह से कोई चल के मट्टी वाले पाँव आता है वो ऐसे आए हुए थे मेरे कमरे की तरफ, बाकायदा यूँ कदम उठाए हुए, और वही 6 पाँव। इसका मतलब ये है कि वो वहाँ से होके सीधा मेरे घर पर आए थे। ओके। अच्छा, अब मुझे ये बता कि उसके बाद, मतलब ये जब हो गया सीन हिंगलाज वाला, उसके बाद कोई रास्ते में कोई मसला वसला, कोई परेशानी? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और रात के टाइम पर आप गए तो कोई ट्रैवल में, मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैंने सुना है कि वो रास्ता बड़ा ख़राब है, बहुत ख़राब रास्ता है, बहुत माउंटेनियस रास्ता भी है, बहुत ख़तरनाक रास्ता है, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये जब पाँव वाला सीन हुआ ना, सुबह को अब मुझे ये डर था कि यार मैं इसको साफ़ करूं, क्या करूं, क्योंकि अब घर मट्टी थे, पाँव थे, साफ़ तो करना था। बहरहाल मैंने उसको साफ़ रात में ही कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, सही है, जो हो के गया वो हो के गया, उसको होने दो। मेरे घर में हवा के लिए एक वॉशिंग एरिया छोटा था, उसमें उसका पूरा एक लंबा ऊपर तो खुला हुआ होता है ना, उस तरह सिंधी में उसको मंग कहते हैं, मंग की तरह का, लेकिन एक वो ज़मीन से लेकर छत तक का ऊपर का एक पोर्शन था। समझ गया क्या कहते हैं, हवा की क्रॉसिंग के चलो लिए, ठीक है। जो भी है, वहाँ पे कौवे मरे हुए थे। कितने कौवे होंगे? 2-3 तो थे। अच्छा, फिर? अब वो रात का वक्त वो सफाई करके, और फिर जब उस तरफ गया तो कौवे मरे हुए थे। अब मेरी हालत पतली कि अब ये कौन सी नई मुसीबत गले पड़ गई भाई, पहले ऑलरेडी कम चीज़ें हैं मेरे साथ, अब ये एक और नई मुसीबत पड़ गई है। मैंने कौवों को उठाया, जाके बाहर, मतलब एक थैली में डाल के एक साइड पे रख दिया कि कोई बिल्ली बिल्ली, अब मुझे नहीं पता क्या चीज़ थी क्या नहीं थी, मैंने जाके बाहर साइड पे उसको रख दिया। इस कौवों से रिलेटेड मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ, जो यहाँ आशी के पास से मैं गया था उस दिन, जो मैंने शायद किस्सा बताया या नहीं बताया। कौन सा? कि मेरी गाड़ी में जो है वो कौवा था। हाँ, वो किस्सा आपने बताया था कुछ, लेकिन कच्चा पक्का बताया था कुछ। इसमें रिकॉर्ड तो हमने नहीं करवाई, व्यूअर्स के साथ शेयर नहीं किया हमने। मेरे ख्याल से शेयर नहीं हुआ था। अच्छा, फिर बता दे भाई। मैं आशी के पास से निकला यहाँ से, तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी में पीछे कोई चीज़ चल रही है ऐसे ना। बताया था तुमने? तो मुझे बताया था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। रिकॉर्ड नहीं, हाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हुआ। हाँ, फिर? मेरी गाड़ी में कोई चीज़ चल रही है ऐसे ना, तो उसमें मैंने लाइट ऑन करके पीछे देखा तो कौवा था जो चल रहा था। अरे मैंने कहा ये गाड़ी के अंदर कैसे आ गया, खिड़कियाँ शीशे सारे बंद है, गाड़ी के दरवाजे बंद थे, ये कैसे आ गया भाई। मैंने गाड़ी साइड पे रोकी, मैंने कहा दरवाज़ा खोलता हूँ, उड़ जाएगा ये। तो मैंने मोबाइल की लाइट ऑन की, दरवाज़ा खोला तो कौवा मरा हुआ।
ओके, मरा हुआ कौवा तेरी सीट पे चल रहा है? पीछे पीछे वाली सीट पे मरा हुआ कौवा। जब दरवाज़ा खोला तो वो मरा हुआ था। अरे मैंने कहा ये तो भाई अब मेरे साथ कोई कांड होने लगा है, मरा हुआ कौवा है। अच्छा, उसको जब मैंने उठाया ग्लव्स पहन के, वो आजकल तो पड़े होते हैं गाड़ी में, ग्लव्स पहन के उठाया तो ना उसके पर थे, ऐसा लग रहा था किसी बिल्ली ने या किसी जानवर ने उसको नोच के खा लिया हो। जब नोच के खा लिया तो वो चल कैसे रहा था पीछे से। अब ये बातें अभी मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने उस कौवे को उठा के, यार ये तेरा रोड ये बहुत भारी है, ये बैक साइड वाला। हाँ यार, ये बच्चे भी इधर नज़र आते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। तो फिर क्या हुआ कौवे वाला सीन? कौवे को उठा के मैंने एक साइड पे रखा कि भाई ये इधर अब वैसे ही मरा हुआ है, ठीक है। साइड पे रखने की देर थी और कौवा उड़ गया। मरा हुआ कौवा उड़ गया? इल्यूजन है मेरी। नहीं तो फिर ये कहाँ पर हुआ, तेरे घर के पास हुआ सीन? अबे नहीं भाई, आपके इस इधर रोड पीछे? पे। हाँ, अच्छा, तेरे साथ हमेशा यहीं पे कांड होते हैं। मैं कहता हूँ ये रूट तुम्हारा सही नहीं है भाई। फिलहाल मेरे ख्याल से हम चलते हैं स्ट्रेट अवे कूंज की स्टोरी पर। और कूंज की स्टोरी को मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ बिल्कुल सीरियसली होके सुने। बहुत कमाल स्टोरी और बड़ी उसने सारी बातें बड़ी क्लियर करके और बड़ी पॉइंट वाइज से समझाई हैं। तो चलते हैं स्ट्रेट अवे स्टोरी पर। चलो। हाँ भाई लोग, तो सबसे पहले तो जो कूंज औरंगजेब ने हमें ईमेल भेजी है, पहले मैं वो आपको बताता हूँ उन्होंने क्या लिख के भेजा है। मैसेज ये कि आई एम कूंज औरंगजेब राइटिंग टू यू फ्रॉम कराची। आई रियली लाइक योर शो बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स एंड थिंग्स हैपनिंग इन द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एंटिटीज. I am sharing real incident that happened in my life and still happening. Please check the audio file in the attached. I hope it will do the job. थैंक यू वेरी मच कूंज, आपकी ऑडियो में सुन चुका हूँ, बहुत कमाल है। और थैंक यू वेरी मच कि आपने अप्रिशिएट भी किया ये जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं। ये इतना आसान नहीं है और आपके लिए भी मैं समझ सकता हूँ कि ये इतना आसान काम नहीं होगा। क्या कहते हैं? ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल से स्ट्रेट अवे स्टोरी पे चलते हैं। Assalamu alaikum, Dr. Kashif and Ashi. I started watching your show few days back, or I watched it like back to back, binge watch. उसके पीछे रीज़न ये है कि शो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर बेस कर रहा है कि जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, और वो इस तरह के फैक्ट्स हैं कि जिनके बारे में बाज़ों का लोग बात करने से अवॉइड करते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी ये होती है कि जब हम इस तरह की बातें बताएंगे या शेयर करेंगे तो लोग हमें मोस्ट प्रोबेबली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ पॉइंट आउट करेंगे, कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये किस तरह की बातें करें आजकल की वर्ल्ड में जहाँ पे हर चीज़ इट्स जस्ट एट टच अवे। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, आई वांटेड टू गिव माय क्विक इंट्रोडक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट व्हाट आई रियली वांटेड टू शेयर विथ यू। माय नेम इज़ कूंज और करंटली मैं कराची में रहती हूँ एंड मैं इंटीरियर सिंध से बिलोंग करती हूँ, शिकारपुर से। और मेरी फैमिली मेम्बर्स 5 हैं, माय मदर, फादर एंड 2 यंगर सिबलिंग्स। और स्टार्टिंग हम करते हैं थोड़ी सी मेरी हिस्ट्री बैकग्राउंड से, सो दैट हमें कहानी का जो मेन सेंट्रल आइडिया है वो समझ में आ जाए ज़रा। तो जैसे कि हर फैमिलीज़ का एक लिनिएज होता है, 4 फादर्स एंड ऑल, और हिस्ट्री कि कहाँ से आए और कहाँ पे पहले रहते थे, माइग्रेशन कहाँ से की, किस तरह से आए। तो वी आर माइग्रेटेड फ्राम मदीना टू दिस पार्ट ऑफ सिंध। और मेरे 4 फादर से ही एक चीज़ थी जो चलती हुई आ रही थी, स्पिरिचुअल विजिबिलिटी प्रैक्टिस। और ये चीज़ एक ऐसी है कि आपको पास ऑन करनी पड़ती है अपनी जनरेशन्स टू जनरेशन्स पे। तो जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो जिस यहाँ पे गांव में जब आए और रहते थे तो उनके पास काफ़ी लोग आया जाया करते थे। मसले मसाइल उस ज़माने में ये हुआ करते थे कि किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, तो जो इबादत गुजार लोग होते हैं उनके पास अक्सर गांव के लोग आया जाया करते हैं उनसे दुआ मांगने के लिए, इस तरह से।
कि आप उनके हक़ में दुआ करते हैं। तो बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि उस वक़्त में मेरे जो दादा अब्बू हैं वो छोटे हुआ करते थे और मेरी दादी भी वहीं उसी गांव में रहा करती थी। तो वो काफ़ी छोटे थे लेकिन दे वर लाइक प्रीटी यंग। तो वो मस्जिद में कुरान पाक का सबक लेने के लिए आया करते थे टूवर्ड्स माय ग्रेट ग्रैंडफादर। तो वो उनको पढ़ाया करते थे वहाँ पे, उनके साथ कुछ और बच्चे भी वहाँ हुआ करते थे। तो जब भी मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती तो वो मेरे दादा अब्बू को कहते कि तुम इनका ख्याल रखना और मैं थोड़े टाइम में वापस आ जाऊँगा। एक दिन का वाक़या मेरे दादा अबू बता रहे थे हमें कि एक दिन वो बैठे हुए थे मस्जिद में, तो कुछ बच्चों ने उनके साथ शर्त लगाई कि मुकाबला करते हैं किसकी टांगें ज़्यादा लंबी हैं। तो मेरे दादा अबू कंपैरेटिवली सबसे उम्र में बड़े थे और कद में भी, तो उनको इस बात का खासा अंदाज़ा था कि अगर ये मुकाबला होगा तो टांगें मेरी सबसे लंबी हैं तो मैं जीत जाऊँगा। जब उन्होंने ये मुकाबला किया तो हैरानी की बात ये थी कि मेरे दादी और दादा की टांगें लंबी तो थी ही, लेकिन वो इंसान थे तो उसकी एक लिमिट थी, और जो उनके साथ थे वो इंसान नहीं थे, वो जन्नात के बच्चे थे, मुसलमान जन्नात के बच्चे जो वहाँ पे कुरान पाक का सबक लेने आया करते थे। तो उनकी टांगें जाके छत से लगी। मेरे दादा ने देखा ये तो वो बहुत हैरान हुए, लेकिन वो ये बात अपने अब्बू से शेयर नहीं कर पाए क्योंकि उनको लगा कि अगर बताऊंगा तो मेरी पिटाई हो जाएगी कि तुमने निगरानी की बजाय उनके साथ बैठ के खेल कूद में लग गए हो। तो उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड किया। वक्त के साथ ये चीज़ें उनको समझ में आती गईं और उनका एक दोस्त भी बन गया जो कि एक जिन था और उसका नाम अब्दुल्ला था, वो मुस्लिम था। काफ़ी टाइम गुजरा, उनकी फैमिली में वो एक इकलौते बच्चे थे, बेटे, उनकी बाकी बहनें थीं, तो एंटाइटलमेंट उनकी तरफ ही आई। और जब उनके अपने बच्चे हुए मेरे दादा अब्बू के, तो मेरे 3 अंकल हैं और मेरे एक फादर, मतलब 4 टोटल। तो एक मेरे बड़े अंकल की डेथ हो गई, उसके बाद रहे 3। तो मेरे 2 जो बड़े ताया हैं उन लोगों ने एंटाइटलमेंट लेने से इनकार कर दिया क्योंकि दे आर लाइक लिटरेट एजुकेटेड, और इट्स लाइक कि हम लोग इस चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लाइक वाइज माई फादर, उन्होंने भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। तो इन तीनों मेरे जो इनके बेटे रहे, उन तीनों में से किसी ने भी इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ली कि हम लोग इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। सिंस जो हमारे दादा अबू थे वो हमारे साथ रहा करते थे हमारे घर पे ही, तो उनकी अटैचमेंट मेरे छोटे भाई से बहुत ज़्यादा थी। मेरे छोटे भाई का नाम तैमूर है। तो वो तैमूर के साथ अटैच होते थे और तैमूर बचपन से ही काफ़ी चीज़ें देखा करता था, जैसे दीवारों में एंटिटीज़ को देखना, बताना कि वो देखो वहाँ पे वो मुस्कुरा रहा है, वो खेल रहा है, मैं उसके साथ खेलने जा रहा हूँ। तो मेरी अम्मी इस चीज़ को नॉर्मली लेती थी कि इस उम्र में बच्चे इस तरह के फिक्शनल फ्रेंड्स की बातें करते हैं। माई मदर इज़ वेरी एजुकेटेड एंड वेरी कॉन्फिडेंट वुमेन, और तो उस चीज़ को इतना सेंसिटिवली नहीं लिया करती थी। एक दिन की बात है कि मेरे दादा अब्बू कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे अपने रिलेटिव्स, अपने प्यारों की कब्रों की मरम्मत करवाने के लिए। तो उन्होंने मेरी अम्मी को कहा कि मैं तैमूर को अपने साथ ले जाता हूँ। जब वो कब्रिस्तान में गए तो मेरे दादा अब्बू आगे चल रहे थे और मेरा भाई उनके पीछे पीछे आ रहा था। मेरा भाई छोटा था उस वक्त, तो वो रुक गया और मेरे दादा अब्बू ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो पीछे और तुम क्यों रुक गए हो। तो उसने रिप्लाई किया कि ये देखें, इस कब्र के अंदर एक बूढ़ा है और जिसकी लंबी दाढ़ी है, वो मुझसे हंस के बातें कर रहा है और मजाक कर रहा है। तो मेरे दादा अब्बू हैरान हुए कि उसकी उम्र इतनी थी नहीं मेरे भाई की कि वो पढ़ पाता कि वो कब्र किसकी है, और दर हकीकतन वो कब्र एक ऐसे बूढ़े इंसान की थी, क्योंकि मेरे दादा अब्बू वहीं के रहने वाले थे, लोकल। उनको पता था कि ये कब्र किसकी। ये किस्सा है शिकारपुर का, जब हम वहाँ रहा करते थे। उसके बाद टाइम गुजरता गया और ये वाक़े के बाद जब वो वापस आए तो मेरा भाई बहुत शदीद बुखार में मुब्तला हो गया और मेरी अम्मी ने उस दिन के बाद जो है उसको कब्रिस्तान जाने से मना कर दिया कि तुम मत जाया करो, क्योंकि तुम लोगों की फैमिली का कुछ इस तरह का पता नहीं कुछ है, समझ नहीं आ रहा मामला, तो तुम इन चीज़ों से दूर रहो। क्योंकि मेरा एक ही भाई है, तो इट्स लाइक माँ का एक जज्बा होता है, मदरहुड, वो अवॉइड करते हैं इन चीज़ों से। तो आगे की बात ये हुई कि टाइम गुजरता गया और हम लोग बड़े होते गए वक्त के साथ। 2012 की बात है कि मेरे दादा अबू मेरे ताया के घर पे रहा करते थे, और वो जो उनका घर है वो हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। उनका घर बहुत बड़ा और खुला है। वहाँ पे एक बेरी का दरख्त था
और उसके पास ही एक बड़ा पुराना वो सीधा सा कमरा था, जिसको हम लोग अक्सर डिमोलिश कराने के लिए सोचते थे, लेकिन किसी वजूहात के तहत रह जाता था वो हमेशा। तो मेरे दादा अबू ने जो है एक दिन इरादा किया खुद से ही उसको तोड़ने का। तो वो उसको तोड़ने लग पड़े। और जब हम छोटे हुआ करते थे तो वो हमें वहाँ जाने से मना भी करते थे। उनको पता था कि वहाँ पे कोई शेर है, लेकिन उनको ये बात का अंदाज़ा भी बड़ा अच्छे से था कि जो भी है लेकिन हमसे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो इस चीज़ में इन्वॉल्व थे, तो उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता था। एक दिन दोपहर में वो 2 सीढ़ियों से गिर गए। 2 सीढ़ियाँ थी सिर्फ, और उनकी सेहत अच्छी खासी थी, वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा करते थे। हमने जब उनसे पूछा कि आपको क्या हुआ, आप कैसे गिरे, तो उन्होंने कहा पता नहीं, मुझे किसी ने धक्का दिया। तो हमने कहा कि धूप है, गर्मी का मौसम है, तो आपको शायद चक्कर आ गए होंगे। काफ़ी दिन गुजर गए, डॉक्टर के पास आते जाते रहे वो, उनको हाथ में मोच आ गई थी, उसकी मसाज होती रही, फिजियोथेरेपी भी होती रही, लेकिन उनके हाथ में मूवमेंट नहीं आ रही थी सही से। मेरी पुप्पो ने उनसे एक दिन पूछा कि आपके साथ बाबा हुआ क्या था। तो उन्होंने बताया कि वो जो बेरी के दरख्त में औरत रहती है अपने बच्चों के साथ, उसने मुझे धक्का दिया गुस्से में, क्योंकि हमने वो जो कमरा तोड़ने के लिए की थी कोशिश, तो उसको बुरा लग गया उस बात पे। तो मेरी पुप्पो ने ये बात सुनी और इस बात को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया कि मतलब ये तो बातें करते ही रहते हैं। वो नवंबर का महीना था जब ये किस्सा शुरू हुआ, जहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई हकीकतन। उनकी चोट के बाद, जब उस साल की गर्मियों के बाद नवंबर आया पहला 2010 का, तो वो बीमार पड़ गए बहुत बुरी तरह से। हमें लगा शायद रिकवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन रिकवर कर गए। लेकिन उनके जो सिम्टम्स थे वो कोई विजिबली ऐसे हिस्ट्री से रिलेट नहीं करते थे। वो परेशान करने वाली चीज़ें थी अचानक से जो हो रही थी तकलीफ़ें उनको। खैर, उसके बाद ये हुआ कि वो बीमार पड़े, तो बीमार पड़ते ही चले गए, वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे, और हमने कहा कि उम्र का अंदाज़ा है। फाइनली 2011 में वो बहुत शदीद बीमार पड़ गए, इतने कि वो बेड पे आ गए। उनका चलना फिरना सब बंद हो गया, खाना पीना भी बंद हो गया। एनजी ट्यूब के थ्रू उनको खाना वगैरह खिलाया जाता था, और उनको ज़रूरत थी कि उनके पास कोई रहे दिन रात जो उनका ख्याल करे। सिंस वो हमारे साथ रहा करते थे, तो दिन में मेरी अम्मी और मेरे जो बाबा हैं वो उनका ख्याल किया करते थे, और रात में मैं उनके पास बैठ जाया करती थी। 2011 में मैं तकरीबन 16 साल की थी, तो मैं उनके पास बैठ जाया करती थी रात में, और अक्सर मैं उनसे बातें किया करती थी। तो मुझे रात के कुछ पहर में कमरे में कुछ मौजूदगी का एहसास होता था। दादा अब्बू से पूछने पे वो मुझे बोलते कि हाँ देखो वो आई हुई है और ये खिड़की में खड़ी है और ये बात कर रही है। तो मुझे लगता है वो वैसे ही बातें कर रहे हैं, दवाइयों की वजह से। मे बी ही इज़ फीलिंग अंडर द दैट इम्पैक्ट ऑफ द ड्रग्स एंड ऑल, इस तरह का कुछ फील है। खैर, टाइम के साथ साथ वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंड होने लगी कि नहीं, कोई चीज़ है जो बेसिकली इनको अप्रोच कर रही है, और शायद उनको मेरा वहाँ पे होना पसंद नहीं है, या मैं उनकी बीच में ऑब्स्टिकल बन रही हूँ, क्योंकि मैं कुरान पाक की आयतों की तिलावत किया करती थी समटाइम्स। तो एक दिन की बात है कि उनको एक वोमिट आई विच इज़ कॉफ़ी ब्राउन कलर। उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि इनके पास टाइम बहुत कम रह गया है, इनकी बहुत जल्द ही मतलब ज़िंदगी ख़त्म होने का वक्त बहुत करीब आ गया है। और हमें भी अंदाज़ा इस चीज़ का हो चुका था। 18 जनवरी की रात थी 2011, 3 बजे का वक्त था। मेरे दादा अबू की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और उनको एक वोमिट आई जो कि ग्रीन कलर की थी। उसके बाद उनका रूह परवास हो गया, और वो उस वक्त मेरे मतलब समझें कि सामने ही थे जब ये सब कुछ हुआ, और मैंने उनको फ़ील किया वो लास्ट मोमेंट्स में। कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन कह नहीं पाए। वो एक वक्त ऐसा होता है कि आपको भी पता होता है क्या हो रहा है, और आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं होती है। उस वक्त मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरी बड़ी पुप्पो जो कि स्टे कर रही थी उस रात को डॉक्टर की वजह से, कि डॉक्टर ने कहा था कि अभी वक्त वो शायद कोई भी हो सकता है, तो वो भी वहाँ पे थी। मेरा छोटा भाई भी था और मैं भी थी। उनकी डेथ के बाद
कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि मैंने कुछ चीज़ें महसूस करना शुरू की। मेरी उम्र जस्ट 16 साल थी, तो मेरी अम्मी थोड़ी सी परेशान हो गई। हमारे पास एक जानने वाले आते थे जो कि रूहानियत का थोड़ा सा इल्म रखते थे। उन्होंने मेरी अम्मी को कहा कि आखिरी वक्त में तुम्हारी बेटी उनके साथ रही है काफ़ी, तो शायद वो अपनी जो चीज़ें हैं सारी इसके सुपुर्द करके गए हैं। अब इसका ये फ़ैसला बनता है कि वो उस चीज़ को कंटिन्यू करती है या नहीं कंटिन्यू करती है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इन चीज़ों को कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे उन्होंने ये भी बताया कि उसके इम्पेक्ट्स क्या आ सकते हैं आपकी लाइफ पे, और एज अ गर्ल क्या इम्पेक्ट्स आ सकते हैं। तो मैंने जो फ़ील किया, मुझे लगा शायद वो आपके शो से जो क्लियर हुई है बात कि हमज़ाद था शायद उनका, जो मुझे टाइम टू टाइम शो होता था घर में। मैंने इतना वो देखना स्टार्ट कर दिया कि मैंने अपने घर पे रहना बंद कर दिया। मैं अपनी पुप्पू की तरफ चली गई, मैं उनके घर पे रहती थी कि शायद वहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन वो चीज़ वहाँ पे भी होने लगी। मैं अपने दादा अब्बू को देखा करती थी, और काफ़ी लोगों का ये ख्याल था कि लास्ट टाइम मैं उनके साथ थी, अटैच थी, तो शायद मैं इमेजिन कर रही हूँ उस चीज़ को, और मेरी वो इमेजिनेशन नहीं थी। वो बाकायदा आके मुझे जगाया करते थे, बोला करते थे, और मैं उनको देखा करती थी। और जब मैंने उनको देखा तो हमारे साथ में एक और भी रहने वाले हैं, मतलब नेबर्स हैं, उनकी भी एक औरत ने एक्सपीरियंस की वो चीज़ के वो वहाँ पे थे। और उसके बाद मेरी जो 2 पुप्पो हैं वो बहुत परेशान हो गई कि ये क्या माजरा हो रहा है, बच्ची बहुत कम उम्र की है। तो इस तरह के वाक़यात जो हैं बहुत बुरा असर डालते हैं। तो हमने इस चीज़ों से बचने के लिए काफ़ी हल निकाले, कुरान पाक की तिलावत और ये वो सब चीज़ें, और मैंने बहुत पाबंदी से नमाज़ पढ़ना स्टार्ट की और सब कुछ। फाइनली जो हमारे पास आया जाया करते थे रूहानी इल्म रखने वाले, उन्होंने हमें ये कहा कि आप जो हैं रात को 11 के बीच में जो टाइम होता है, उस वक्त चौराहे पे एक रोटी, उसके ऊपर कच्चा अंडा डाल के चौराहे पे छोड़ के आएँ, और जो छोड़ के आएगा वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, तो ये असर कम हो जाएगा। ये अमल हमने किया और उसके बाद काफ़ी चीज़ें कम हो गई। लेकिन उस दिन से लेके आज तक भी मेरे साथ ये चीज़ें बहुत आम तौर पे होती रहती हैं कि मुझे ये चीज़ फ़ील होती है, जैसे कि ख़ास तौर पे जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ कि जैसे कमरे में कोई चल फिर रहा है, और जैसे बेड से कोई उठा तो आवाज़ होती है एक किस्म की। और मैं अक्सर बेख्याली में उनसे बातें भी किया करती हूँ कि मुझे पता है आप लोगों को बहुत खुशी होती है जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे ख़्याल से आप मुसलमान ही हैं और आप बहुत खुशी महसूस करते हैं जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। उसी के साथ साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। जिस दिन रात को मैं बिना दुआ के सो जाती हूँ तो उस दिन अक्सर मुझे बहुत ही कोई बुरे ख्वाब आते हैं, और जो वो ख्वाब आते हैं तो वो कोई नींद की स्टेट में नहीं होते। नींद की और आप जब जागते हैं उसकी जो बीच की स्टेट होती है एक, बेसिकली उस स्टेट के वो ख्यालात और ख्वाब होते हैं जो कि बहुत डराने वाले होते हैं लिटरली। और उससे रिलेटेड काफ़ी और बातें भी हैं, वो मैं टाइम के साथ आगे शेयर करती रहूँगी। मेरे ख़्याल से आज और फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। तो बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ उस चीज़ से कि हमज़ाद बिल्कुल होते हैं, और अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व है तो उनके हमज़ाद बिल्कुल उनकी घर वालों की तरफ वापस आते हैं। और मैंने अपने दादा अब्बू का हमज़ाद खुद अपनी आंखों से देखा, मेरे साथ कुछ और लोगों ने भी देखा और महसूस किया। ओके, तो भाई ये थी गूंज की स्टोरी। क्या कहता है डॉक्टर काशिफ? देखें, हमज़ाद का तो मैं पहले काफ़ी बार बता चुका हूँ कि अगर कोई इंतकाल कर गया तो हर इंसान के साथ एक हमज़ाद होता है जो उसके मरने के बाद उसकी कब्र पर जाके बैठ जाता है। और जब उसके घर में रोना धोना, कोई याद करना या कोई इस तरह की कोई चीज़ होती है तो वो घर पर आ जाता है और वो फिर दिखाई देता है। ठीक है, तो आपके दादा अब्बू का बिल्कुल सही कह रही हैं, आपके दादा अब्बू का वो हमज़ाद ही होगा जो आपके घर पर आया और आपको नज़र आया
और वो जो आपने बताया कि रोटी और अंडा कुछ इस तरह से रखा और वो उसके बाद उसका असर, मुझे नहीं पता उस चीज़ के साथ क्या ताल्लुक़ है। मैंने कभी ये चीज़ ना देखी, ना की, ना सुनी। वेल उनको फ़ायदा हुआ, आपको फ़ायदा हुआ तो बिल्कुल, और किसी बुज़ुर्ग ने या किसी आमिल ने बताया होगा तो सही बताया होगा, और ऐसा हो सकता है बिल्कुल। हमज़ाद आपके दादा अबू का बिल्कुल आया होगा। अब जो आपने बात की कि आपको फ़ील होता है, आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, देखिए अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को कितना बेयर कर सकती हैं। अगर आप इन चीज़ों को देखना चाहती हैं, अभी तो आप फील कर रही हैं, अगर आप इन चीज़ों को देखना चाहती हैं तो आपको इन चीज़ों की तरफ सोचना पड़ेगा और इनकी तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि आप लड़की हैं तो मेरी सजेशन ये है कि इसको यहाँ तक ही रोक दें और छोड़ दें इस चीज़ को, क्योंकि कल परसों आपकी शादी होनी है, फिर आपने अपनी एक फैमिली रन करनी है, तो ये चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करती हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। वो आपको, आपकी लाइफ को एक मतलब एक मुअम्मा बना देगी। पर वेल काशिफ स्टोरी बहुत अच्छी थी। अच्छा, वैसे मैं ये कहूँगा, हम व्लॉग को यहाँ पे ऐड करेंगे, व्लॉग बहुत बड़ा हो गया, और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए अगर आप लोग भी अपनी स्टोरीज हमें भेजना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। बट एक चीज़ को दिमाग में रखें, जिस तरह हमें सना ने स्टोरी भेजी थी, जिस तरह आज हमें कूंज ने स्टोरी भेजी है, बिल्कुल ऑडियो जो था सुकून के साथ रिकॉर्ड किया गया है, खामोशी के साथ रिकॉर्ड किया गया है, और बड़े काम तरीके से स्टोरी को बताया गया है। थम्स अप। इस तरीके से आप ऑडियोज़ भेजें, इस तरीके से आप अपना वीडियो भेजें, हम आपकी आवाज़ अपने चैनल पर चलाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरीज़। डॉक्टर साहब जाते जाते कोई मैसेज देंगे तो फिर हम चलने की। खुश रहें, सदा आबाद रहें, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, स्पेशली आजकल छुट्टियां हैं, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ये इनको किसी चीज़ का डर खौफ नहीं होता है। तो कभी कभार ऐसे, अभी हमारे एक दोस्त की फैमिली में एक इंतकाल हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, हॉस्पिटल्स भी बंद हैं। बस अब मैं वो स्टोरी डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, बहुत दुख भरी कहानी हुई है। खैर, पानी का टैंक जो था उस ढक्कन थोड़ा सा यूँ हुआ है और वो बच्चा टैंक के अंदर गया है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह हर बच्चे को अपने हिफ्ज़ ज़मान में रखे। लेकिन खुदा न खासा अगर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, आजकल तो हॉस्पिटल भी केसेस नहीं ले रहे हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, तो अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का स्पेशली बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट का, तब तक के लिए सिया बाय, अल्लाह हाफ़िज़।